तो हमने कहा कि एक जगह है, मान लो ये एक्स एक्सिस है और एक फंक्शन था कुछ भी, ऐसे कुछ भी फंक्शन आर्बिट्ररी, ये एक्स एक्सिस है, ये है ए, और हम कह रहे हैं ये है एफ एक्स है, इसका नाम है एफ एक्स। तो हम चाहते हैं कि हम निकालें लिमिट एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू ए, ऐसा। अब ये जो x टेंडिंग टू a है, इसको हमने फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया कि मैं a तक पहुंचूंगा, लेकिन a से थोड़ा छोटा वैल्यू लेकर के a की तरफ पहुंचूंगा, यानी कि लेफ्ट साइड से a की ओर पहुंच रहा हूं, और इधर से x टेंडिंग टू a प्लस, यानी कि यहाँ पर कहीं खड़े हुए और फिर हम a की ओर अप्रोच कर रहे हैं। दोनों साइड से अप्रोच करके देखेंगे कि एफ एक्स की वैल्यू कहाँ जा रही है ना, एफ एक्स की वैल्यू कहाँ जा रही है। तो फिर हमसे किसी ने पूछा कि अगर हम x इज इक्वल टू ए माइनस को थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, अगर हम x टेंडिंग टू a कह रहे हैं, यानी मैं a की ओर जा रहा हूँ, दिस इज माई a, और मैं a की ओर लेफ्ट से भी जा रहा हूँ और राइट से भी जा रहा हूँ, तो इसका मतलब ऐसा है कि मैं कभी ना कभी ए पर पहुंच जाऊंगा। तो इस कॉन्सेप्ट से हमें आंसर मिला कि नो, हम कभी भी ए तक नहीं पहुंच पाएंगे। ऑफ कोर्स हम ए के बहुत पास पहुंच सकते हैं, लेकिन ए तक, लेट मी फिनिश, ए तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपने पूछा कि क्यों, जब हम दोनों साइड से ए को अप्रोच कर ही रहे हैं तो ए तक पहुंच क्यों नहीं पाएंगे। तो उसका आंसर है कि अगर हम ए तक पहुंच पाते, अगर हम ए तक पहुंच ही पाते तो ये सारा नाटक करने की जरूरत ही नहीं थी। उस केस में x इज इक्वल टू ए पर जो वैल्यू निकलती वो उसकी फंक्शनल वैल्यू निकलती। जैसे मैंने कहा आपको एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं तो भाई x इज इक्वल टू ए पर खड़ा हो चुका हूँ, तो आप इसको क्या लिखोगे, ऐसे ही तो लिखोगे, एफ एक्स की जगह आपने ए लिख दिया और इसको लिख दिया ए स्क्वायर। तो अगर मैं ए तक पहुंच पाता तो फिर ये लिमिट वगैरह के झंझट पे पढ़ने की जरूरत ही क्या थी। मैं तो चुपचाप ए तक पहुंचा, ए में एक्स की जगह ए की जो भी वैल्यू है 2, 3, 5 कुछ भी रखा, उस फंक्शन के इक्वेशन में मुझे वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आपको बात समझ में आ रही है कि लिमिट का मतलब है कि अगर मैं एक्स टेंडिंग टू ए कह रहा हूँ तो मैं ए तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, तो जल्दी से पूछ लो ताकि मैं आगे बढ़ूं। नो सर क्लियर है सर। क्लियर है? सर क्यों वहां तक पहुंच नहीं पाते, पीछे रह जाते हैं चाहे आगे हो जाता है। पीछे रह जाते हैं, ये थोड़ी देर के, देखो एक चीज ये है कि हम यहाँ पर इन्फिनिटी, या देखो इन्फिनिटी जैसे आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, पर हालांकि ऐसा कहना गलत होता है, वो फाइनाइटेसिमली स्मॉल हो सकता है, लेकिन हम उसको कहते हैं कि वो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल होता है, तभी तो हम एक्स में dx को ऐड कर लेते हैं। ऐसा आपने कहीं देखा है, dx वगैरह पढ़ा है अभी फिजिक्स में, x प्लस dx या v प्लस dv ऐसे करके कैलकुलस का यूज पढ़ा है फिजिक्स में या नहीं पढ़ा है, बताओ जल्दी से। सही ये नहीं पढ़ा, मतलब ये आपने dx वगैरह नहीं पढ़ा है, x प्लस dx या v प्लस dv, dx पढ़ा है लेकिन x प्लस क्या, ये तो ऐड कर रहे हैं। जैसे dx का मतलब क्या हुआ, dx का मतलब हुआ कि जैसे मान लो कि मेरे पास एक महासागर है, एक ओशियन है, मान लो इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन का नाम है x, इंडियन ओशियन का नाम है x, और हम लोग सभी मान लो रामेश्वरम घूमने गए और हमने देखा इंडियन ओशियन x नाम का, और किसी ने एक बाल्टी पानी उसमें से निकाल लिया, उस बाल्टी जो पानी निकाला उसका नाम हमने दिया dx। तो अगर मैं कहता हूं आपसे कि जो बाल्टी के अंदर जो पानी है उसके अंदर वही प्रॉपर्टीज हैं जो समंदर के पानी के अंदर थी, तो ये बात सही है क्या। अगर मैं कहूं कि बाल्टी में जो पानी निकाला ना, Yes, उसी समंदर से निकाला या महासागर Yes, से sir. निकाला, तो उस पानी को अगर मैं लैब में टेस्ट करूं
तो उसकी वही प्रॉपर्टीज होंगी जो पूरे समंदर या महासागर के पानी की प्रॉपर्टीज होंगी। तो इस आधार पे मैंने कहा कि dx की वही प्रॉपर्टी है जो कि x की प्रॉपर्टी है, तो जो बिल्कुल सही बात है। अब अगले स्टेप में मैं बोलता हूँ कि क्या एक बाल्टी पानी निकालने के बाद जो महासागर था, जो इंडियन ओशन था, उसमें से पानी का लेवल कम हो गया, तो ये सही है या गलत है? अगर मैं सही है बट नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि वो इतना बड़ा है, जो उसके अंदर जो वॉल्यूम है पानी का वो इतना ज्यादा है कि एक क्या आप 1 करोड़ बाल्टी पानी भी निकाल लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर भी वही सर होता है। उसका लेवल कम होगा ना सर, नहीं, मतलब नहीं सर होगा। कहीं से भी जब निकालेंगे सर कुछ तो कम होगा ही। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं कम होगा? ये एक रिसर्च है, रिसर्च नहीं, इट्स नॉट अननोन, ये आपके लिए रिसर्च है क्योंकि आप उस फील्ड से नहीं हो अभी, बट वो कम नहीं होगा। आप लॉजिकली समझ सकते सर हो मैं कि कम आपकी नहीं बात से होगा। सर सहमत हूँ सर कि सर बहुत वो इतने बड़ा है, बड़े मान बहुत। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत या सही कह रहे हो, मैं मानता हूँ क्योंकि मैं भी उस फील्ड से नहीं हूँ, आप भी उस फील्ड से सर नहीं अगर वो हो। ऐसा होता ना सर कि हम जैसे निकालेंगे सर नया वाटर बन के वापस पैदा हो जाएगा सर, तब सही होता। पर सर वो थोड़ी ना बनेगा सर, वो तो निकाले तो निकलेगा ही ना सर। निकलेगा, लेकिन फिर भी उसके सर वॉल्यूम मैं को कोई जीरो फर्क मान के नहीं चलता पड़ेगा। हूँ। उसके वॉल्यूम को ये कोई सर फर्क जीरो नहीं सर पड़ेगा। परसेंट वैसे ही निकला, है बट जैसे तो निकला तो है। हाँ, उसके वॉल्यूम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि अगर मैं 1 करोड़ में 0.00001 ऐड कर दूं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो कि आप एक जमीन खरीदने के लिए गए बनारस में ही, और आपने जमीन देखी, सामने वाले ने बोला कि ये मैं आपको 50 करोड़ में बेचूंगा, है ना, उसने आपको बोला 50 करोड़ में बेचूंगा। आपने कहा कि भाई आपका एक बजट होगा, आपने कहा कि भाई ये तो बहुत महंगा है, मेरे पास तो इतना बजट ही नहीं है। तो उसने कहा कि आप क्योंकि बहुत अच्छे लोग, अच्छे इंसान लग रहे हो, बिल्कुल घर जैसी बातें कर रहे हो, तो मैं ऐसा करता हूँ आपके लिए, मैं 5 रुपए कम कर देता हूँ। तो उसने कम तो किया ना 5 रुपए, तो क्या इससे आपका बजट लेवल में आ जाएगा? कह रही तो कम कर रहा है 5 रुपए, तो उससे आपको फर्क पड़ेगा क्या? कुछ नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 50 करोड़ के सामने 5 रुपए हैज नो मीनिंग एक्चुअली। तो अगर आपसे वो इस बात पे अड़ जाए कि भाई आपके पास 50 करोड़ का बजट नहीं था, लेकिन मैंने 5 रुपए कम तो कर दिए, और 5 रुपए में तो समोसा भी मिलता है, मैं आपको खिला सकता हूँ, तो 5 रुपए की कुछ वैलिडिटी है इसका मतलब, एटलीस्ट इस शहर में। तो इसका मतलब है कि आप मेरे से बहस नहीं कर सकते कि 50 करोड़ अफोर्ड नहीं कर सकता हो, ठीक बात है, लेकिन 5 रुपए कम कर दिए वो तो अफोर्ड कर ही लो, अब क्या झगड़ा कर लो। यहाँ पर भी वही बात है, जो वॉल्यूम है ना वो इतना ज्यादा है कि उसके सामने 1 करोड़ बाल्टी पानी भी निकाल लो तो वो जनरेट कर रहा है या नहीं जनरेट कर रहा है, वो मैथमेटिकली हमारा काम नहीं है पता करना, लेकिन वो इतना कम होगा कि उसको फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भी वैसा ही होता है। जब हम फिजिक्स में आप देखोगे, जब हम एस्यूम करते हैं तो x और dx एक ही चीज होती है। जैसे मान लो कि मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, तो मैं यही कहता हूँ कि अगर t पर उसकी वेलोसिटी इतनी है तो dt पर उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि ऐसा नहीं हम कहेंगे कि t है तो उसके रेस्पेक्ट में हमने dx ले लिया या कोई और वेरिएबल ले लिया, नहीं, वेरिएबल सेम रहेगा, प्रॉपर्टीज को हम सेम रखते हैं। दूसरा, हम dt को इतना स्मॉल मानते हैं, इतना छोटा मानते हैं कि उसके रेस्पेक्ट में, उस छोटे से पोर्शन में x में कोई वेरिएशन होना संभव नहीं है। dx 1 सेकंड या 2 सेकंड नहीं है, उससे बहुत 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 छोटा है। वो है, जरूर वो है, लेकिन वो इतना छोटा है कि उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इसीलिए हम dx वगैरह यूज करते हैं। क्यों हमने कहा कि हम ए तक नहीं पहुंच पाएंगे? क्योंकि हम इन्फिनिटी को यहाँ पर समझते हैं कि इन्फिनिटी ऐसे एक, कहते हैं ना, इन्फिनिटी इतनी आसान चीज नहीं है जिसको समझ पाए कि अगर हम वहाँ चल रहे हैं तो हम वहाँ पहुंच जाएंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 1 से 2 के बीच में इन्फानाइट नंबर्स होंगे, है कि नहीं? 1 से आप स्टार्ट करो और 2 की तरफ जाओ तो इन्फानाइट नंबर्स होंगे, जो कि होते भी हैं। तो अगर 1 से 2 के बीच में इन्फानाइट नंबर्स हैं तो फिर हम 2 तक पहुंचे कैसे, है ना? अगर इन्फानाइट चीजें आ गई मेरे सामने, मैं 1 पे खड़ा हूँ और आगे इन्फानाइट चीजें आ गई, तो मैं उसको लांग करके जंप करके 2 तक तो कभी पहुंच ही नहीं पाऊंगा। लेकिन हम सभी को पता है कि 2 डज एग्जिस्ट, 2 एग्जिस्ट करता है ना? तो क्यों करता है ये, चलो ये हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मान लिया, क्यों है, अभी के लिए मान लिया कि हम कभी भी ए तक नहीं पहुंच पाएंगे। जो पहुंच पाते तो लिमिट की जरूरत ही नहीं होती, तब तो हम सीधे वैल्यू निकाल सकते थे x की जगह a रख करके, और तब इसको हम क्या नाम देते? फंक्शनल वैल्यू, जो कि आप पढ़ते आ रहे हो, इसका नाम देते हम फंक्शनल वैल्यू। यहां तक कोई डाउट है? ये बताओ।
यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको? यस सर। ठीक है, तो अब आपने कहा कि चलो ठीक है, इस बात को भी हम मान लेते हैं कि ए तक मैं कभी पहुंच नहीं पाऊंगा, इसको फंक्शनल वैल्यू नाम दे दिया। ठीक है, अगर ए रख देता एक्स की जगह एफ ए निकलता, ए स्क्वायर ए क्यूब जो भी है, फंक्शनल वैल्यू हमें निकलता। तो जो लिमिटिंग वैल्यू हम निकाल रहे हैं ना, जो हम एक्स टेंडिंग टू ए कह रहे हैं, इससे क्या निकलता है, इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है लिमिटिंग वैल्यू यहाँ से जो निकल के आएगा ना, अगर निकल के आ रहा है तो इसका नाम है लिमिटिंग वैल्यू। इसको अपन बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। तो लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है? लिमिटिंग वैल्यू वो होती है कि जैसे जैसे x a को अप्रोच करेगा फ्रॉम बोथ साइड्स, वैसे वैसे fx क्या किसी कांस्टेंट वैल्यू की ओर अप्रोच कर रहा है, हम ये चेक करते हैं। फिर से सुना कि जैसे जैसे x a की ओर अप्रोच कर रहा है दोनों साइड से, वैसे वैसे क्या fx किसी एक कांस्टेंट वैल्यू को अप्रोच कर रहा है क्या? अगर कर रहा है इसका मतलब लिमिट निकलेगा, लिमिट एग्जिस्ट। अगर नहीं कर रहा है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये हुई एक बात। अगर fx किसी कांस्टेंट वैल्यू को अप्रोच कर रहा है तो फिर उसी कांस्टेंट वैल्यू का नाम होता है लिमिटिंग वैल्यू। इसी कांस्टेंट वैल्यू का नाम होता है लिमिटिंग वैल्यू। इसी कांस्टेंट वैल्यू का नाम है लिमिटिंग वैल्यू। तो अब आप कहोगे कि इसमें इंटरेस्टिंग क्या है? तो इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि जो हमने क्या पूछा कि क्या कभी x a तक पहुंच पाएगा, आंसर मिला नहीं। यानी कि एक तरह से अप्रोक्सीमेशन है आपका, आंसर मिला नहीं, कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, यानी हम उसके विजिबिलिटी में होंगे, कहीं अप्रोक्सीमेशन में है। फिर आपने पूछा कि इसका मतलब है कि जो लिमिटिंग वैल्यू भी होती होगी वो भी तब एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही होती होगी। तो हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, लिमिटिंग वैल्यू कभी भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं हो सकती। लिमिटिंग वैल्यू हमेशा एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है, तभी हमने यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू बोला। तो इसको लिखा लिमिटिंग वैल्यू is always an exact value। ये आपको बहुत अच्छे से समझना है कि लिमिट का ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही होता है कि जैसे हमने कहा, मैं फिर से लिख लूं, जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं fx की लिमिटिंग वैल्यू निकालना चाहता हूं एज x अप्रोचेस टू a, तो आपसे किसी ने पूछा कि क्या x कभी a तक पहुंच पाएगा, तो आंसर मिला कि नहीं, x a की तरफ जा रहा है, a तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। तो आपने कहा चलो ठीक है, मान लिया। फिर आपके दिमाग में ये बात है कि अच्छा, जिस तरह से x कभी a तक नहीं पहुंच पाएगा, उसका मतलब है कि जो fx की वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू निकल के आ रही होगी वो भी आपको हम कहेंगे कि वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही आ रही होगी। तब यहाँ पे सरप्राइजिंगली आंसर मिला कि नहीं, ऐसा नहीं है, fx एक कांस्टेंट वैल्यू की तरफ जा रहा होगा और उस कांस्टेंट वैल्यू का नाम ही है लिमिटिंग वैल्यू। यानी कि जो लिमिटिंग वैल्यू है वो एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है। ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है। तो ये आपको समझ में आ गई क्या बात? अभी हम एग्जांपल करेंगे तो ये क्लियर होता चला जाएगा, पर ये जो बताया गया ये आपको समझ में आया थोड़ा बहुत या नहीं आया? बोलो भाई जल्दी से, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख लेता हूँ, fx इज इक्वल टू, एक सिंपल सही रखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रखें। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि fx x इज इक्वल टू 1 पर कितना होगा। तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, लिमिटिंग वैल्यू पूछ रहा हूँ या फंक्शनल वैल्यू पूछ रहा हूँ, ये मुझे बता दो आप। अगर मैं आपसे कहूं कि fx की वैल्यू मुझे x इज इक्वल टू 1 पर चाहिए, तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, लिमिटिंग वैल्यू या फंक्शनल वैल्यू? सर फंक्शनल वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू पूछ रहा हूँ। वेरी गुड, मैं आपसे फंक्शनल वैल्यू पूछ रहा हूँ।
क्यों? क्योंकि मैंने आपसे बिल्कुल सीधे सीधे खुल के बात कर ली कि भाई x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू बता दो, तो फंक्शनल वैल्यू आपने निकाल लिया, x की जगह 1 रख दिया, 1 का स्क्वायर प्लस 2 ये आपको 3 मिल गया। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3, या फिर fx एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 3। ये f3 नहीं है, ये f1 होगा, ये f1। ये एक बात हो गई, ठीक है। अब हम इसी पर लिमिट को अप्लाई करते हैं, इसी चीज पर अपन लिमिट को अप्लाई करते हैं कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए भाई, fx और x टेंडिंग टू 1, मुझे ऐसा चाहिए। इसका क्या मतलब है? तो हमने कहा ठीक है देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू, इसको भी देख लेते हैं ये क्या खेल है इसका। तो हमने लिख लिया कि पहले हमने LHS के लिए, सॉरी LHL के लिए कर दिया लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पर राइट हैंड लिमिट, दोनों के लिए आमने सामने निकाल लेंगे। fx है मेरा x स्क्वायर प्लस 2, ये है x और ये है fx, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी fx, लिख दिया इसको x स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पर भी लिख दिया x स्क्वायर प्लस 2। हम अब वैल्यूज को निकालते चले जाएंगे। राइट हैंड लिमिट होगा ना? सॉरी RHL होगा, राइट हैंड लिमिट। ठीक, अब हम लेफ्ट की ओर जा रहे हैं और हमसे कहा गया है x टेंडिंग टू 1 पर निकालना है, तो ये इसका मतलब है ऑब्वियसली x टेंडिंग टू 1 माइनस, तो हमने मान लो x की जगह रखा 0.9, तो 0.9 का होल स्क्वायर सभी को पता है 0.81 होता है, तो ये 1.81 आ जाएगा। फिर हमने 0.99 रखा, तो ये 99 का स्क्वायर क्या होता है, 9801 होता है मेरे ख्याल से, तो 0.9801, तो 1.9801 ये सीधे आ गया ऐसा। फिर हम 0.999 रखते हैं मान लो ऐसा, तो ये आ जाएगा आपका 1.99 समथिंग आ जाएगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट यू कैन अप्रिशिएट कि ऐसा ही कुछ आएगा। प्लस 2 है ना? क्या x स्क्वायर प्लस 2 है ना? स्क्वायर प्लस 2 था क्या? अच्छा सॉरी, x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, तो यहाँ पर आप 2 कर दो, तो इधर ये आपका ऐसा हो जाएगा 2.81 2.99 ऐसे आ जाएगा। फिर आप 1 के और पास आ जाओ, 999999 ऐसे आएगा मान लो। इधर भी आप बता सकते हो ये ऐसा आ रहा होगा 2.99999 ऐसा कुछ आ रहा है, यहीं पर छोड़ देते हैं इसे। अब हम इस साइड से आते हैं, x टेंडिंग टू 1 प्लस, तो हमने लिखा 1.0 या 1 पॉइंट कुछ ही मान लिया, 1.01 मान लिया या 1.1 मान लिया, मान लो शुरू में 1.1 मान लिया, तो 1.1 का स्क्वायर सभी को पता है क्या होगा 1.21, तो 1.21 प्लस 3 ये क्या हो जाएगा 3.21, तो आपको दिख रहा है 1.1 अभी 1 से दूर है, तो हमने इसको 1.01 कर दिया, तो ये 3 मान लो 07 आ गया। मैंने ऐसे ही लिख दिया, अपने से लिखा है। मान लो किसी ने कहा नहीं और पास जाना है, ये आपको दिखेगा ये कुछ ऐसा आ जाएगा मान लो ऐसा। फिर कोई और पास गया 1 के ऐसे, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा ऐसे। तो अब हमने इसको ऑब्जर्व किया, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर हम जैसे जैसे 1 की ओर जा रहे हैं, हम 1 तक पहुंचे नहीं है, 1 को अप्रोच कर रहे हैं, ये जो वैल्यू है ना ये किसी कांस्टेंट वैल्यू की तरफ जा रहा है। ये भले ही अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ध्यान से सुनो, ये भले ही अप्रोक्सीमेट वैल्यू है पर हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये सारे अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसी कांस्टेंट वैल्यू की ओर जा रहे हैं, हम उस कांस्टेंट वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से ये किस कांस्टेंट वैल्यू की ओर जा रहे हैं? आपके हिसाब से बिल्कुल ये 3 की तरफ जा रहे हैं, है ना? ये अंतर समझ लो कि ये सारे आप जैसे ये अप्रोक्सीमेट हैं वैसे ये भी अप्रोक्सीमेट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन लिमिट इसको निकालने का पर्पस नहीं है।
ये किस कांस्टेंट नंबर की ओर जा रहे हैं, कांस्टेंट वैल्यू की ओर जा रहे हैं, उसको हम लिमिट कहते हैं। तो ये सारे 3 की ओर जा रहे हैं, ठीक बात है। तो हमने कहा कि लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx जो होगा वो आपका 3 होगा, ठीक है। फिर इधर देखा, यहां पर भी अपन 1 की ओर जा रहे हैं, 1.1 फिर 1.01 1.001 तो 1 प्लस से 1 की तरफ जा रहे हैं। हमें यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज मिल रहे हैं करस्पॉन्डिंगली, लेकिन ये जो सारे अप्रोक्सीमेट वैल्यू हैं क्या वो किसी कांस्टेंट वैल्यू की ओर जा रहे हैं? तो आंसर मिला हाँ, वो बिल्कुल एक पैटर्न को फॉलो करते हुए 3 की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ से हम कहेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया कि लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx दिस इज इक्वल टू 3। इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लिमिट एग्जिस्ट एंड फिर इन दोनों को एक साथ क्लब करके यहाँ पर हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ fx इज इक्वल टू 3। ये मेरा आंसर हो जाएगा। मतलब कि अगर मैं x जो है x अगर 1 को अप्रोच करता तो जो मेरी वैल्यू होती है fx की वो एक कांस्टेंट वैल्यू की तरफ जाएगी, उस कांस्टेंट वैल्यू का मेजरमेंट है 3, तो मेरी लिमिटिंग वैल्यू भी 3 है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो मेरा फंक्शनल वैल्यू है वो भी 3 था, लिमिटिंग वैल्यू भी 3 था, पर दोनों को निकालने में लॉजिक में अंतर है। फंक्शनल वैल्यू में हमने जो वेरिएबल है उसको जहां पर निकालना है उस वैल्यू को रखा और सीधे आंसर निकाल लिया। लिमिट में ऐसा नहीं करते हैं, लिमिट में देखा कि किस कांस्टेंट वैल्यू की ओर जा रहा है उसको हम लिमिट कहते हैं। तो इस पर हमने काफी टाइम स्पेंड कर लिया। सर तो हाँ बोलो। सर जैसे कि पहले करते थे तो 1 माइनस h 1 माइनस टेंडिंग टू 0। समझा नहीं क्या? x अप्रोच करेगा ना, 1 माइनस कैसे 0 को अप्रोच करेगा बताओ? 1 तो 1 को अप्रोच करेगा ना, माइनस और सर प्लस का इसी तरह मतलब करेंगे क्वेश्चन। हाँ मैं बताऊंगा। मैं अभी लिमिट की लॉजिक बता रहा हूँ, लिमिट सॉल्व कैसे करते हैं वो तरीके भी आपको बताए जाएंगे कल, आज तो नहीं कल, ठीक है। मेरा प्राइमरी पर्पस है कि लिमिट आप समझ जाओ, क्यों? क्योंकि लिमिट समझ लिया तो फिर कंटिन्यूटी भी आपको समझ में आएगा। तो थोड़ा बहुत आपको लिमिट समझ में आया क्या? होपफुली यस सर। आया होगा। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये आप तुरंत बना दोगे मेरे ख्याल से। ये मैं कहता हूँ क्या ले लूँ, ऐसा ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ऐसा ले लिया। यहाँ पर ये क्या है, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ऐसा लिया। तो इसको सॉल्व किया। अब मान लो मुझे f(2) चाहिए था, तो ये बहुत सिंपल है, 2 स्क्वायर प्लस 5, 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 5, तो 4 जो है इंटीजर बाहर आ जाता है, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। तो फंक्शनल वैल्यू 2 पर 9 होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब लिमिटिंग वैल्यू देख लेते हैं। तो लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकाला? इस तरह से निकाला, LHL और RHL। जहां पर फंक्शन क्या था आपका, ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये याद रहे, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो अब हमने स्टार्ट किया ऐसे, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस fx, ये हमें निकालना है। तो हमने यहाँ पर रखा x और यहाँ पर रखा fx, ये हम अभी निकालते चले जाएंगे। fx का मतलब है ऑब्वियसली हम लिमिटिंग वैल्यू की बात कर रहे हैं, ये सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे निकालिए fx, या फिर इसको मैं कहूँ तो हम एक्चुअली में ये निकालना चाहते हैं x टेंडिंग टू 2 प्लस fx, ऐसा निकालना चाहते हैं।
तो हमने x को रखा 1.9, तो 1.9 का स्क्वायर क्या होगा, 4 से कम होगा क्या? 1.9 का स्क्वायर 4 से कम होगा, आपको पता है क्यों? Yes, sir. क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 Yes, होता है, sir. तो 1.9 का स्क्वायर 4 से कम होगा, 3 पॉइंट समथिंग होगा। तो जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 3 पॉइंट समथिंग आएगा, वो आउटपुट क्या देगा? 3 देगा। तो 3 प्लस 5 3.8 आएगा सर, आई थिंक ये 8 आएगा, जो भी है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर Integer फंक्शन देगा। 3 देगा और 3 प्लस 5 8 आपको मिल जाएगा। फिर आपने 1.99 रखा, तो क्या ये 4 से कम होगा इसका स्क्वायर, 1.99 का स्क्वायर? यस सर। तो ऑब्वियसली 3 पॉइंट समथिंग होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 3.99 कुछ भी डालोगे वो फिर से आपको 3 देगा, 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8 देगा। फिर आपने 1.99999 कुछ भी लिखते चले गए, इसका जो स्क्वायर होगा वो भी 4 से छोटा ही होगा, 3 पॉइंट समथिंग होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा इसका भी 3 ही रहेगा, 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि जैसे जैसे हम 2 की ओर अप्रोच कर रहे हैं, जो मेरा fx है, लिमिटिंग वैल्यू है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू की ओर जा रहा है और वो कांस्टेंट वैल्यू 8 है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया कि लिमिटिंग सर एक बार वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर बता देंगे? बता दो। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है कि मैंने भाई आपको कोई भी नंबर दे दिया 3.8, कोई भी नंबर दे दिया 3.8, इसका जो GIF होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, वो होगा, उसको पहले लिखेंगे ऐसे। तो जाहिर सी बात है ये फ्रैक्शन है, तो किसी भी इंटीजर में कुछ ना कुछ जोड़ करके ये ऐसा डेसिमल बना होगा। तो इस डेसिमल के अंदर या इस पूरे नंबर के अंदर सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, वही मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। तो 3.8 के अंदर बहुत सारे इंटीजर्स हैं, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 0 भी है, -1 भी है। सब इन सारे इंटीजर्स में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है 3.8 के अंदर, ये बताओ? 3 है, बस यही आंसर है कि आपको कोई भी नंबर दे दिया गया 5.7 मान लो, तो 5.7 के अंदर बहुत सारे इंटीजर्स हैं, -∞ से लेकर के 5 तक है। तो उन सारे इंटीजर्स में से सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? 5। तो 5.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शनल की जो वैल्यू आएगी वो 5 आएगी। ठीक, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तब वापस से इधर आते हैं, राइट साइड में आते हैं। तो हमने ऐसा रखा 2.1, तो 2.1 का स्क्वायर 4 से बड़ा होगा या छोटा होगा? 4 से बड़ा होगा ऑब्वियसली, और 5 से छोटा होगा ऑब्वियसली। तो 4 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। 2.01 इसका स्क्वायर भी 4 से बड़ा होगा और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी 4 होगा, ये भी 9 होगा। फिर आपने ऐसा ले लिया 2.000000001, इसका जो स्क्वायर करेंगे और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसका निकालेंगे तब भी 4 निकलेगा, प्लस 5 इक्वल टू 9। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये जो फंक्शनल वैल्यू है, मतलब लिमिटिंग वैल्यू है, वो एक कांस्टेंट की तरफ जा रही है और वो कांस्टेंट क्या है? 9 है। तो यहाँ से हमने लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस fx इज इक्वल टू 9। तो ये दोनों केसेस आपको समझ में आ गए क्या अच्छे से, या डाउट है इसमें? सर तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लिमिट या लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx एंड लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, ये दोनों क्या हैं? बराबर नहीं है। तो दिस इंप्लाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यही बेसिक डेफिनेशन भी होता है लिमिट का, कि किसी भी पॉइंट को पकड़ा और दोनों तरफ से अप्रोच करके देखा कि क्या सेम वैल्यू की तरफ, सेम कांस्टेंट वैल्यू की तरफ दोनों डायरेक्शन से हम जा रहे हैं क्या? अगर सेम है तो फिर लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और जिस वैल्यू की ओर जा रहे हैं वही उसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी। ऑब्वियस सी बात है ना। तुम अगर यहाँ पर आपका है
x इज इक्वल टू 5 है मान लो, है ना, और मैं 5 से नीचे से आता हूँ, मतलब 5 माइनस से आ रहा हूँ, और मैं किधर की ओर जा रहा हूँ, 7 की ओर जा रहा हूँ, यानी कि मैं 7 से ऊपर नहीं जा सकता, और 5 प्लस की ओर आ रहा हूँ, और यहाँ पर भी 7 की ओर जा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं मिलूंगा कहाँ पर, 7 पर मिलूंगा ना। अगर मिल सकता तो कहाँ पर मिलूंगा, 7 पर ही मिलूंगा, और किसी जगह पर नहीं मिलूंगा, क्योंकि दोनों जगह से मैं 7 को ही अप्रोच कर रहा हूँ, तो लिमिटिंग वैल्यू 7 होगा। और अगर एक तरफ से 7 की ओर जा रहा हूँ, दूसरी तरफ से 97 की ओर जा रहा हूँ, तो इसका मतलब कहीं नहीं जा रहा हूँ, है ना, हमें कुछ भी नहीं पता कि कहाँ जा रहा है ना, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये बेसिक डेफिनेशन है लिमिट का। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो सर। ठीक है, तो इन दोनों एग्जाम्पल को देने का पर्पस क्या था? इन दोनों एग्जाम्पल को देने का पर्पस था कि किसी भी पॉइंट पर जहां हम लिमिट निकालना चाहते हैं वहां पर लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू बराबर हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर फंक्शनल वैल्यू भी 3 है, और नीचे आकर देखोगे आप तो हमारी लिमिटिंग वैल्यू भी 3 थी, हमारी लिमिटिंग वैल्यू भी 3 है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शनल वैल्यू कुछ और आए और लिमिटिंग वैल्यू कुछ और आए। इट्स क्वाइट पॉसिबल। हो सकता था दोनों तरफ से 8 आ जाता, ये भी हो सकता था, यानी लिमिटिंग वैल्यू 8 होता, फंक्शनल वैल्यू 9 होता। यानी कि जब अपन लिमिटिंग वैल्यू की बात कर रहे हैं तो फंक्शनल वैल्यू से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उस पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, या वो इक्वल है लिमिटिंग वैल्यू के या नहीं इक्वल है, दैट्स नॉट रिलेवेंट, है ना, हमें फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो जाए तब लिमिट एग्जिस्ट करता है, फंक्शनल वैल्यू अपना कोई रोल प्ले नहीं करता है। तो ये बेसिकली अभी तक हमने लिमिट क्या होता है उसका फंडामेंटल पढ़ लिया। और अगर मैं एक लाइन में बता दूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो जाए तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और उस पॉइंट पर अगर फंक्शनल वैल्यू भी बराबर हो जाए तो फिर वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आपने देखा कि जैसे हम कह रहे हैं कि प्रीवियस केस में कि x इज इक्वल टू 1 पर लिमिटिंग वैल्यू क्या थी, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या था 3, राइट हैंड लिमिट क्या था 3, यानी x इज इक्वल टू 1 पर जो मेरी लिमिटिंग वैल्यू है वो 3 है, यानी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। फिर अगर हमसे किसी ने पूछ लिया कि x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शनल वैल्यू क्या है, अगर वो भी 3 है तो फिर ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा, और अगर 3 नहीं है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो आपने देखा कि किस तरह से लिमिट और कंटिन्यूटी जुड़े हुए हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर लिमिट नहीं आता तो कंटिन्यूटी समझ नहीं आता, लिमिट अगर अच्छे से आ गया तो कंटिन्यूटी भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी।